अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज एक और चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमने जो शुरू किया है यूनिट, वो यूनिट मार्केटिंग का यूनिट है और सबसे बड़ा यूनिट वही है। मैंने समझाया भी था आप लोगों को कि मार्केटिंग एक्चुअली बिज़नेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है और इसका मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये सारी बातें हम पिछली एक्सरसाइज में, पिछले यूनिट में, चैप्टर में देख चुके हैं। तो अब एक जहाँ से स्टार्ट होता है मार्केटिंग का, मार्केट रिसर्च को हम फोकस करते हैं। मार्केट रिसर्च अबाउट व्हाट? किस चीज़ के बारे में मार्केट रिसर्च होती है? तो इसका जवाब कोई लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है, बल्कि आप यूं कहिए कि हर चीज़ के बारे में आप रिसर्च करते हैं और एक अवेयर्ड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर पहुंचते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चों के पास ये नहीं होता, एक प्रोफेशनल टर्म है ये, विच इज़ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। यानी मैं जो फैसला कर रहा हूँ, मैं महज अपनी हौंच पे नहीं कर रहा, अपने ख्याल से नहीं कर रहा, बल्कि मैंने डेटा कलेक्ट किया और डेटा की को सामने रखते हुए मैं फैसला कर रहा हूँ, विच इज़ मोर एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन मेरा प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए तैयार है, आप इसके लिए मार्केट रिसर्च करेंगे। आप ये जानना चाहते हैं कि किस प्राइस पे मेरा कितना प्रोडक्ट बिकेगा, मार्केट रिसर्च होगी। आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी क्लास ऑफ कस्टमर्स मेरा प्रोडक्ट ख़रीदेगा, मार्केट रिसर्च होगी। आप यह जानना चाहते हैं कौन से फीचर्स ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के, मार्केट रिसर्च होगी। आप ये जानना चाह रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स कौन कौन हैं, मार्केट रिसर्च होगी। कंपेटिटर्स का कौन सा फीचर है जो ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, मार्केट रिसर्च होगी। कौन सी मेरी एडवर्टाइजिंग कंपेन ज़्यादा बेहतर चली, किसका रिस्पांस ज़्यादा अच्छा आया, मार्केट रिसर्च होगी। टेस्ट के बारे में हो या प्रोडक्शन के बारे में हो, इवन आपके प्रोसेस के पीछे चले जाएं तो भी आप मार्केट रिसर्च करके ही बताएंगे कि कॉस्ट कहाँ से कम हो सकती है, किस तरह के सप्लायर्स हैं वो इस वक्त ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, ये भी मार्केट रिसर्च से ही मालूम होगा। तो इस बात को आगे शुरू करने से पहले हम ये बताएंगे आपको कि प्रोडक्ट्स हम जब लॉन्च करते हैं तो उसको लॉन्च करने का जो प्रोसेस है वो दो तरह का हो सकता है। आइदर वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो या वो मार्केट ओरिएंटेड हो। मार्केट ओरिएंटेड, इसका मतलब क्या हुआ? बाज़-औक़ात आपको ये पता चलता है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, और उस ये पता चलने की वजह ऐसा नहीं होता कि आपको मार्केट से कोई फीडबैक मिला होता है, बल्कि आप कोई ऐसी इनोवेशन करते हैं या आपके पास एक ऐसा आइडिया आता है जिसके बारे में आपकी पर्सनल हॉन्च होती है कि ये प्रोडक्ट बहुत बिकने वाला है। इस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट से जाके पूछेंगे भी ना तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को आप पहले बनाते हैं, उसके बाद मार्केट में अवेयरनेस फैलाते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना ज़बरदस्त है, कितना काम का है, ये प्रोडक्ट आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो इस अप्रोच के साथ कोई चीज़ प्रोड्यूस करना प्रोडक्ट अप्रोच कहलाती है। तो जैसे कि जब आईफोन डेवलप हुआ था तो वो एक प्रोडक्ट अप्रोच थी, कह सकते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है अगर मार्केट रिसर्च करते कि जी एक टच वाला फ़ोन कितना इम्पोर्टेंट है तो शायद उनको जवाब पॉजिटिव ना मिलता। कितने लोग एक टच वाला फ़ोन ख़रीदेंगे, शायद बहुत ज़्यादा लोग हामी ना भरते। लेकिन उन्होंने जब एक दफ़ा ये अपना, उनका हौंच था कि एक नई चीज़ लेके आए हैं, नए एरिया में एंटर हो रहे हैं, मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मार्केट रिसर्च से कुछ बहुत ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक्सपर्ट मार्केटियर्स को हायर किया होगा जिन्होंने उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस मार्केट को इस तरह से दी होगी कि फिर वो मार्केट में चल पड़ा प्रोडक्ट। ऑन द अदर हैंड मार्केट अप्रोच ये होती है, प्रोडक्ट लॉन्च करने की मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच ये होती है कि आप ये देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या इन है, क्या चल रहा है। तो आपको इसका मतलब है कि वो नया प्रोडक्ट नहीं होने वाला। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो चल रहा है
उसमें क्या गैप है आपने मालूम कर लिया, तो उन गैप्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। लेकिन उसके लिए आप पहले ही तहकीक करते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, क्या मौजूद है, क्या नहीं मौजूद है, और उसकी बुनियाद पे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो ये मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच कहलाती है। बात समझ में आती है? नॉर्मली जब मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उनका सर्वाइवल ज़्यादा होता है। हाँ, आप कहें कि जो ज़्यादा बड़े ओवर द नाइट अचानक से कामयाब होने वाले बिजनेस ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि वो नई इनोवेशन करते हैं, छक्का लग जाता है, अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो मार्केट को एकदम से बहुत हिट हो जाती है, तो वो तो इसमें ज़्यादा रिस्क भी है लेकिन रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा हैं। और मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि आप मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट को देखभाल के लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड क्लियर हो गया, तो हम आगे चलते हैं। मार्केट रिसर्च करने के लिए आप क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी ज़ाहिर है, लफ्ज़ ही समझ में आ रही है बात, और क्वालिटेटिव भी कुछ समझ में आ रही होगी। तो क्वांटिटेटिव is more about numbers, things that can be answered in numbers. Qualitative are things that are judgment based. ये बुनियादी डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये पूछ रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट में आपको टेस्ट में क्या चीज़ ज़्यादा फील हो रही है, या ख़वातीन ही क्यों ये प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद कर रही हैं, या फैमिली इस तरह की होती है तो ही प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा क्यों परचेज़ किया जाता है। तो ये क्वालिटेटिव आंसर्स हैं, क्योंकि इसके जवाब में जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं। आप ये पूछ रहे हैं कितने बिक रहे हैं, ये क्वांटिटेटिव आंसर है। आप ये पूछ रहे हैं कितने परसेंटेज मेरे पास मार्केट शेयर है, क्वांटिटेटिव आंसर है इसका। बात समझ में आई? तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में सवाल नहीं है। ये जवाबों पे बेस करके ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि जब जवाब नंबर्स में आएगा तो आपने रिसर्च जो की वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की। जब आपका जवाब कोई वैल्यू जजमेंट लेके आएगा, क्यों का जवाब दे रहा होगा, ठीक है, किस तरह की चीज़ पसंद है, तो ये वैल्यू जजमेंट है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसी तरह से मार्केट रिसर्च जो है वो डेटा क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, ये डेटा प्राइमरी मेथड से भी यूज़ निकाला जा सकता है, प्राइमरी रिसर्च मेथड्स, और सेकेंडरी रिसर्च मेथड से भी निकाला जा सकता है। क्या मतलब हुआ? बहुत आसान सी बात है। प्राइमरी रिसर्च मेथड का मतलब ये हुआ जहाँ रिसर्च कंडक्ट आपने खुद की हो, जिसमें आप फील्ड में गए हों, डोर टू डोर गए हों, मार्केट के अंदर गए हों, खुद डेटा जमा किया हो। और सेकेंडरी रिसर्च मतलब हुआ कि किसी ने ऑलरेडी डेटा जमा किया हुआ है, उसी डेटा से आपने अपने मतलब की कोई बात अखज़ कर ली। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्या इस सिचुएशन में आप प्राइमरी रिसर्च की तरफ जाएंगे या सेकेंडरी रिसर्च की तरफ जाएंगे, इस तरह के सवाल आते हैं। तो इसलिए आपको ये क्लियर होनी चाहिए, इस पर हम बात भी करते हैं। पहले प्राइमरी रिसर्च की बात करते हैं कि डेटा अगर आप खुद जमा कर रहे हैं तो उसको उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी रिसर्च का फ़ायदा ये है, नंबर वन, अब ये जो लिस्ट है ना ये आपके काम की है। नंबर वन, इट्स अप टू डेट, करंट डेटा है बिल्कुल, क्योंकि आप खुद गए अभी मार्केट में। ठीक है, नंबर टू, कस्टमाइज डेटा है, यानी मालूमात बिल्कुल उस तरह से हासिल की गई होगी जिस तरह से आप हासिल करना चाह रहे हैं। सेकेंडरी डेटा में आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि डेटा किसी ने गैदर किया था, किस मकसद से गैदर किया था, कौन लोग गैदर करने गए थे, उनके जहन में क्या बातें थी, बहुत कुछ आपको नहीं पता होता।
प्राइमरी डेटा यानी आप खुद ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये सब कुछ आप तय कर सकते हैं कि किन लोगों को भेजूंगा, किस जहन से भेजूंगा। तो इट्स कस्टमाइज, इट्स अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी तरह से अगर आपके आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ना, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो प्राइमरी रिसर्च का एडवांटेज ज़्यादा है कि आप एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आपको सेकेंडरी में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप ये जानना चाहते हैं कि जी नॉर्मली लोग किस तरह की खुशबू पसंद करते हैं, ये सेकेंडरी में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कराची के जो सुपर स्टोर्स हैं उनमें किस टाइप के परफ्यूम ज़्यादा बिक रहे हैं, आपको शायद खुद मालूम करना पड़ेगा, ये इंटरनेट से नहीं मालूम हो सकेगा। तो अगर आपका स्पेसिफिक किस्म का प्रॉब्लम है ना बहुत, तो फिर आपको प्राइमरी रिसर्च में से फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से जाके डेटा खुद से कलेक्ट कर रहे होंगे। आखिरी बात ये कि प्राइमरी रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जो प्राइवेट होती है, आपकी अपनी रिसर्च है, दूसरों को नहीं मिलेगी। सेकेंडरी रिसर्च जो आप कंडक्ट कर रहे हैं वो दूसरों को भी अवेलेबल है, अगर आपको मिल गई तो दूसरे को भी मिल सकती है। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है, ये एडवांटेजेस से। लिमिटेशंस क्या है प्राइमरी रिसर्च की? सबसे बड़ी लिमिटेशन है इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। तो रिसोर्सेज बहुत चाहिए होते हैं इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा लोग खड़े करने हैं आपने, अगर कहीं से डेटा डे 1 to 1 कलेक्ट करना है, इंटरनेट पे बैठ के तो 1 मिनट में हो जाती है ना। प्राइमरी रिसर्च में आपको वक्त भी लगेगा, और पैसा भी लगेगा, लोग भी लगेंगे, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्विकली नहीं रिसीव होते, क्विक रिजल्ट्स नहीं है आपके पास। ठीक है, तो प्राइमरी रिसर्च के ये कुछ लिमिटेशंस हैं। प्राइमरी रिसर्च करने जब आप जाते हैं, तो अभी मैं आपसे कंडक्ट करवाऊंगा अभी रिसर्च, तो उसका पूरा प्रोसेस है, उसमें कुछ टूल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आप जाके खड़े हो गए किसी मॉल के सामने और आपने कहा कि भाई प्लीज़ ये पर्चा पकड़ लीजिए, भर के दे दीजिएगा। इसको कहते हैं क्वेश्चनेयर्स। ठीक है, आप कहते हैं कि अच्छा मैं आपको ना एक ईमेल भेज रहा हूँ, प्लीज़ आप ईमेल पे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, या मैंने एक फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म पे क्लिक करके आप अपना डेटा डाल दीजिएगा, अपनी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। ऑनलाइन सर्वेज़। ठीक है, आप लोगों को कहते हैं कि जी अगर आप हमें कुछ 2 मिनट दीजिए, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप मत भरिए, हम खुद भर देंगे। हम आपसे कुछ पूछेंगे और आपके जवाब रिकॉर्ड करेंगे। आपसे बस 2 बातें पूछनी है। आप ये बताइए कि आप तेल कौन-सा इस्तेमाल करते हैं और आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? वगैरह, वगैरह। तो अगर आप डेटा खुद पूछ के भर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि ये इंटरव्यूज़ हैं। इंटरव्यूज़ तफ़सीली भी हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ दो लफ्ज़ी भी हो सकते हैं। ठीक है? और एक और प्राइमरी रिसर्च का टूल है, वो है फ़ोकस ग्रुप। ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है। इसमें आप लोगों को हायर करते हैं बाकायदा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नई किस्म की कोक लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैं 100 लोगों को हायर किया पैसे देकर मार्केट से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, और इस बात का ख्याल रखा कि पूरी मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव हों वो लोग। जब आप रैंडम लोगों को सेलेक्ट करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव हो। मतलब क्या हुआ, आपने खाली डिफेंस से लोगों को बुला लिया, तो फिर आपका जवाब दुरुस्त नहीं होगा। आप ये जानना चाह रहे हैं कि नया टेस्ट कितना पसंद आ रहा है, आप डिफेंस से 100 लोगों को बुलाएंगे, उनको टेस्ट करा देंगे, तो हो सकता है एक टाइप का आंसर आ जाए आपका। तो आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ तरह की क्लास के लोगों को बुलाएंगे, मुख्तलिफ़ जेंडर से लोगों को बुलाएंगे, मुख्तलिफ़ एज से लोगों को बुलाएंगे, मुख्तलिफ़ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से लोगों को बुलाएंगे, मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल बैकग्राउंड से लोगों को बुलाएंगे, ताकि हर तरह के लोगों से आपको डेटा कलेक्ट हो जाए। फिर इन लोगों को जो है वो आप वो चीज़ टेस्ट करवाएंगे, उनको चेक करवाएंगे, कोई इक्विपमेंट है तो चलाने के लिए देंगे, और फिर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप नोट करेंगे। फ़ोकस ग्रुप में बाज़ औक़ात आप ब्लाइंड टेस्ट भी करवाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो, कि आप 3 तरह की ड्रिंक्स रखते हैं, उनसे कहते हैं तीनों आँखें बंद करके पट्टी लगा के आप चखिए और बताइए किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो लोगों की परसेप्शन, अगर वो प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं तो उनकी पहले से कुछ परसेप्शन बन जाती है, वो उनके आंसर बायस्ड होते हैं। तो फ़ोकस ग्रुप में आप ये भी कर सकते हैं।
कि लोगों के साथ मुख्तलिफ़ तरह के तजुर्बात कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बट अगेन इट्स एक्सपेंसिव। अब प्राइमरी रिसर्च का प्रोसेस जो होता है कि पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम बड़ा सिंपली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि रिसर्च का पर्पस क्या है, वो लिखते हैं। ये पहला काम होगा रिसर्च करने से पहले। उसके बाद आप ये कहते हैं कि अगर मुझे ये मालूम करना है तो सूटेबल मेथड क्या होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चनर्स लूँगा, मैं इंटरव्यूज़ करूँगा, कोई एक करूँगा या एक से ज़्यादा यूज़ करूँगा। फिर आप करते हैं कि जो डेटा मैं कलेक्ट करूँगा वो किन लोगों से कलेक्ट करूँगा, कितने लोगों से कलेक्ट करूँगा और कौन कलेक्ट करेगा। तो इसको आप कहते हैं कि आप सैंपल के बारे में डिसीजन लेते हैं। सैंपल का साइज़ क्या होगा, सैंपल क्यों कहेंगे इसको, कि पूरी पॉपुलेशन से नहीं पूछा जा सकता। आप के मुल्क में अगर 22 करोड़ लोग रहते हैं तो 22 करोड़ लोगों से नहीं पूछ सकते कि आपको कौन सी ड्रिंक पसंद है। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मैं 2000 लोगों से पूछ लूँ तो मैं समझता हूँ कि एक सफिशिएंट डेटा मेरे पास आ गया। ओके, तो सैंपल का साइज़ क्या होगा ये आप मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से तय करते हैं। उन फैक्टर्स में हम बाद में बात करेंगे कि कब सैंपल का साइज़ बड़ा होना बेहतर है और कब सैंपल का साइज़ छोटा होना बेहतर है। ज़ाहिर है सैंपल का साइज़ बड़ा होगा, ज़्यादा लोगों से पूछना चाहेंगे तो फिर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ऑल्दो के रिक्वायर्ड आंसर कुछ शायद आपको लगे कि ज़्यादा एक्यूरेट है, और सैंपल का साइज़ छोटा होगा तो आंसर की एक्यूरेसी कुछ कम होगी कि थोड़े से ही लोगों से पूछ के फ़ैसला कर लिया, पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। तो एक्चुअली इसकी ये पूरी साइंस है, ये सैम्पलिंग है ना, ये पूरी साइंस है कि किस तरह के सवालों में कितनी पॉपुलेशन से पूछ लें तो आप पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन आपने कर ली। तो इसमें कॉस्ट भी देखी जाएगी, टाइम भी देखा जाएगा, पैसे भी देखे जाएंगे, सैंपल साइज। फिर आप करेंगे वो कंडक्ट, जो भी आपने मेथड यूज़ किया था, जो भी सैंपल यूज़ किया था, उस पर आपकी टीम जाएगी, रिसर्च कंडक्ट करेगी। उसके बाद डेटा को कंपाइल करेगी। ज़ाहिर ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा जगहों पे हो रहा होता है, सारा डेटा एक जगह पे लेके आया जाएगा, एक फॉर्मेट पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद उस डेटा को एनालाइज, बल्कि यूँ कहें कि पहले उससे रिपोर्ट्स जनरेट की जाएंगी। डेटा कंपाइल होगा, रिपोर्ट्स बनेंगी और रिपोर्ट्स बन के एनालिसिस होगा उसका कि डेटा क्या कहता है कि कितनी ख़वातीन हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रही हैं, कितने लोग जिनकी एज 55 से ऊपर है वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेंगे, वगैरह वगैरह। तो मुख्तलिफ़ तरह से आप अपने प्रोडक्ट इस रिसर्च को हर एंगल से बताते हैं कि पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज ये लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे, एज वाइज इस तरह के लोगों को ज़्यादा पसंद आया, जेंडर वाइज ये ज़्यादा रिजल्ट निकल के आया, एजुकेशनली ये नतीजे सामने आए। तो बड़े मज़े मज़े के एंगल से आप एक ही रिसर्च को अपनी बता सकते हैं। ये आप तब बता सकते हैं जब आपने जो डिज़ाइन की हो ना अपनी रिसर्च के जो मेथड्स हैं वो बहुत अच्छे डिज़ाइन किए हों। तो इस पे हम आते हैं अभी, ये सारी तफसीलात जो है हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। प्रोसेस बहरहाल उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जो मेथड्स हमने यहाँ डिस्कस किए थे थोड़ी सी उनकी डेप्थ में जाते हैं। क्वेश्चनेयर बहुत कॉमनली यूज़ होता है बच्चे जब भी कर रहे होते हैं। तो चूँकि क्वेश्चनेयर में एडवांटेज ये है बच्चों से करवाने में, जब आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट देते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में देते हैं, कि क्वेश्चनेयर फिल होके डेटा एक्चुअली आपके पास हार्ड कॉपी में आता है, तो वो फेक नहीं होता आमतौर पे। बच्चे वरना क्या करते हैं, बच्चों को एक असाइनमेंट दें, जाओ भाई मार्केट से रिसर्च करके लाओ, वो खुद ही कर देते हैं। जब आप क्वेश्चनेयर देते हैं तो क्वेश्चनेयर दूसरे लोग भरते हैं तो बहुत सारी राइटिंग्स अलग अलग नज़र आती हैं आपको, लोगों के साइन आप चेक करते हैं, हाँ भाई हर एक ने अलग अलग तरह का साइन किया हुआ है, अलग अलग लोगों ने फिल किया, तो थोड़ा सा टीचर के लिए एक रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स जब कंपनी करती है तो कंपनी में तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो किसी भी टाइप की रिसर्च करेंगे वो जेन्युइन ही होगी। स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा हम वूमन जो है ना वो क्वेश्चनेयर बेस्ड प्राइमरी रिसर्च को ज़्यादा पसंद किया जाता है,
क्योंकि उसके लिए एफर्ट की जजमेंट आसान हो रही होती है। खैर, तो क्वेश्चनियर्स जो हैं वो फेस टू फेस भरे जा सकते हैं, क्वेश्चनियर्स फ़ोन पे भरे जा सकते हैं, क्वेश्चनियर्स पोस्ट किए जा सकते हैं, क्वेश्चनियर्स इंटरनेट पे भी दिए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चनियर्स के अंदर पूरी साइंस है। कुछ लोग होते हैं वो क्वेश्चनियर्स एक्सपर्ट होते हैं। तो सोचिए आपके मार्केट रिसर्च कितना बड़ा काम होगा कि सिर्फ क्वेश्चनियर एक्सपर्ट होना भी एक जॉब है। तो आप ये तय करते हैं कि मैं कैसा क्वेश्चनियर बनाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा निकल आए कम से कम जवाबों में, नंबर एक। नंबर दो, जवाब देने में किसी को प्रॉब्लम ना हो रहा हो, सवाल इस तरह से डिज़ाइन किए जाएं। और क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर इस तरह के हों कि एक्यूरेट जवाब आएँ। ऐसा ना हो कि जवाब तो लोगों ने दिया, उनका टाइम भी खर्च हुआ, हमारे रिसोर्स भी लगे, लेकिन अजीब आयमाइशाए जवाब थे, हमारे काम के नहीं थे। तो जो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा वो क्वेश्चन वक्त भी ज़ाया करेगा। तो अच्छा क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वो वाज़ेह होता है, क्लियर होता है, आपका उसमें सवालों के जवाब देना आसान होता है, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि लोग ऑफेंड नहीं होते। तो ये छोटी बातों का, बहुत सारी बातों का ख्याल रखते हैं जब आप क्वेश्चनियर्स डेवलप कर रहे होते हैं। आमतौर पे लंबे लंबे जवाब नहीं पूछे जाते, वरना लोग ऑप्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं भरते। ठीक है, तो क्वेश्चन के फ़ायदे क्या हैं? क्वेश्चन का एक फ़ायदा ये है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आती है आपके पास। ठीक है, डिटेल्ड इन्फो आती है। क्वेश्चन का एक फ़ायदा है कि आपको ओपिनियंस मिल सकते हैं। ठीक है, उसमें आप ऐसी बात पूछ सकते हैं जिससे आप उनसे जजमेंट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का फ़ायदा है कि ऑनलाइन हो सकता है, यस ऑनलाइन भी हो सकता है, तो टाइम सेव हो जाएगा, कॉस्ट सेव हो जाएगी। और क्वेश्चनियर्स की बेस पे आप लोगों को इनकरेज कर सकते हैं। क्वेश्चनियर भरने में इनकरेज करना आसान इसलिए कि आप क्वेश्चनियर के साथ लगा दें एक पर्ची लकी ड्रॉ की। अगर आप ये क्वेश्चनियर भरते हैं, इसके नीचे एक चौकोर डब्बा है, इसके ऊपर आप अपना नाम और एड्रेस लिख के इसको फाड़ के और इसको जो है वो जमा करा दें। तो क्वेश्चनियर फिल करने के साथ आप कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया, आप नाम लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, आपने कितनी क्वांटिटी परचेज़ की लिखिए, आपने क्यों परचेज़ क्यों लिखिए, और इस पूरे को टैग करके इस डब्बे में डाल दीजिए, लकी ड्रॉ होगा। तो बज़ाहिर लोगों ने लकी ड्रॉ के लिए डाला है, लेकिन आपके पास डेटा आ गया। तो क्वेश्चन इस तरह से फिल करवाए जा सकते हैं कि लोगों को इंसेंटिव दे के भरवाए जाएँ। आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह से कितना आसान है कि वो भरवा लेते हैं, ड्रॉ हो या ना हो ये अलग बात है। क्वेश्चन के डिसएडवांटेजेस भी हैं, और ज़ाहिर है सबसे ऑब्वियस डिसएडवांटेज जिसका है ना, वो लोगों को ना बस बोरियत होती है, लेंदी लगता है, बोरिंग लगता है। लोग जो हैं वो इसमें रिलक्टेंट होते हैं, यार कौन अब पूरा पेन लेके बैठो उसको भरो। नंबर टू, क्वेश्चन का मसला ये कि आंसर्स अगर आपने बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली नहीं बनाया तो बाज़ औक़ात मिसलीडिंग आंसर्स आते हैं, आंसर्स एक्यूरेट नहीं होते, आपको वो जवाब नहीं मिल रहा होता जो आप सुनना चाह रहे होते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन अच्छा नहीं था। तो इसी तरह से इसमें एक और प्रॉब्लम ये होता है जो जो इंटरव्यूज़ में भी होता है कि जब आप सामने खड़े होते हैं, सामने खड़े होकर क्वेश्चन फिल करवाते हैं, तो लोग आपकी वजह से जवाब थोड़ा सा बायस देते हैं कि हाँ हाँ अच्छा है, मैं करता हूँ यूज़, अच्छा अच्छा लगा मुझे, इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप सामने खड़े हैं। ये इंटरव्यूज़ में भी होता है। तो क्वेश्चन में भी ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। क्वेश्चन का डिसएडवांटेज है लॉट्स ऑफ टाइम और रिसोर्स खर्च होते हैं इसमें, प्रिंट करना, छापना, लोगों को बांटना। इसी तरह से उसका जो डेटा एनालाइज करना, वापस पहले आपने हाथ से लिख के छापा, मतलब प्रिंट आउट करवा के लोगों को दिया, फिर उसको कलेक्ट किया, फिर वापस वो डेटा कंप्यूटर में फीड किया किसी ने, उसमें एरर्स होने के चांस होते हैं। तो एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, तो इस तरह की सिचुएशन क्वेश्चनर्स में होती है। सब इसलिए बताया जा रहा है कि जब आप बना रहे हो तो उसका ख्याल रखें कि कहीं हमसे ये गलतियाँ ना हो रही हों। ऑनलाइन सर्वे भी एक तरह का क्वेश्चनियर ही की शक्ल होती है, और इसमें कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं, ज़ाहिर है अब आप इसको ऑनलाइन ले जाइए, इसको आप एक फॉर्म बना दीजिए, गूगल पे फॉर्म बना के लोगों से कहें क्लिक कर दें जी जो आपको पसंद है, तो अपनी वेबसाइट पे बना लीजिए, लोगों को ईमेल कर दीजिए मुख्तलिफ़ तरह के। क्वेश्चन है कि एक फॉर्म ये भी हो सकती है कि आप ऑनलाइन सर्वे करा लें,
ऑनलाइन में जाने में क्या एडवांटेज है बनस्बत, चूँकि अभी क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया उसमें ज़्यादातर हम ये जहन में रखे हुए थे कि ये फिज़िकली हो रहा होगा। तो अगर ऑनलाइन चले जाते हैं तो ऑनलाइन जाने के नंबर 1 फ़ायदा है कि फ़ास्ट है, नंबर 2 फ़ायदा है कॉस्ट कम है, ठीक है? क्योंकि आप नंबर 3 रीच बहुत ज़्यादा है। आप कितने लोगों को भेज सकते हैं? आप 1 मिलियन लोगों को भेज सकते हैं, आप 10 मिलियन लोगों को भेज सकते हैं। रीच ज़्यादा है। तीसरा ये कि क्लिक्स पे अगर काम करवा लें ना आप, बजाय इससे कि आप टाइप करवाएं लोगों से अगर आप क्लिक पे काम करवा लें, क्लिक दिस, सेलेक्ट दैट, तो इट्स ईजियर टू फिल फॉर पीपल, इट्स क्विकर टू फिल, तो आमतौर पे रिस्पॉन्स मिल जाता है। और डेटा ऑटोमेटिकली फीड हो रहा होता है। डेटा फीडिंग जो है वो डायरेक्टली आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली डेटा आप उसको वहाँ फीड कर देते हैं जहाँ से एनालिसिस डायरेक्ट शुरू हो जाता है, रिकॉर्डिंग का टाइम बच जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि इंटरव्यूअर अगर सामने नहीं खड़ा, इंटरव्यूअर खड़े होने से एक तरफ तो बायस आ रहा था, लेकिन एक और चीज़ होती है कि जब इंटरव्यूअर खुद सामने खड़ा होता है तो उसके पास कुछ हिडन चीज़ें, बॉक्सेस भी होते हैं जिसमें वो इन्फॉर्मेशन भी नोट कर रहा होता है जो वो देख रहा होता है कि ये कस्टमर के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हैं। तो जब आप ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप उसको देख नहीं रहे, तो उसकी वजह से जो वो डेटा है जो इंटरव्यू विटनेस करके कलेक्ट कर सकता था, अब वो नहीं कलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है? इसी तरह से जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है वो एक्सेस में नहीं रहते फिर, ठीक है? नॉन इंटरनेट यूज़र, वैसे तो अब ऐसा नहीं रहा, पुरानी बात हो गई है, लेकिन ये कि नॉन इंटरनेट यूज़र्स जो हैं वो आपके मिस हो जाएंगे। इसी तरह से लोग जो हैं वो, अगर आप कोई इंसेंटिव देते हैं ऑनलाइन सर्वे में तो ऐसा भी होता है कि लोग फ्रॉड करते हैं, यानी यार इन्होंने कहा है कि जो ये सर्वे फिल करेगा उसको $1 मिलेगा, लेट सपोज, उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान में फैला दिया, बस भरते जाओ जमा कराते जाओ, ज़रूरी नहीं है कि तुम ये प्रोडक्ट यूज़ करते भी हो। तो इसमें जो है वो एक दोनों तरफ मसले होते हैं, एक तो इंटरनेट की रिलायबिलिटी फिर कम हो जाती है इसके डेटा के, कलेक्ट हुए हुए डेटा की। दूसरा, बहुत से लोग जो हैं वो स्पैम, स्कैम, इस तरह की चीज़ों की वजह से उन लिंक्स पे क्लिक ही नहीं करते कि ये पता नहीं क्या चीज़ पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप फिज़िकल होते हैं ना तो लोगों का फिर भी एक रिलायबिलिटी, ट्रस्ट फैक्टर होता है। लेकिन अगर आप रिलायबिलिटी बोथ साइड्स, आपको डेटा पे रिलायबिलिटी नहीं हो रही कि पता नहीं किसी ने इसको मतलब वो स्पैम करके लोगों में बांट दिया हो, या इसको जो है उसने धड़ाधड़ भरवा दिया हो मैच इसलिए कि जी उससे कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, दूसरी तरफ से उन लोगों को भी इस डेटा को खोलने में मसला होता है, पब्लिक को, कि पता नहीं क्या लिंक है, इस लिंक के अंदर पता नहीं कोई वायरस तो नहीं है, तो लोग जो है वो इसमें रिलायबिलिटी का इशू आता है ऑनलाइन सर्वे में, बोथ साइड्स। इंटरव्यू अब क्वेश्चन का भी हो सकता है, ठीक है? अगेन इंटरव्यू एक स्पेसिफिक बात हो रही है कि जब एक शख्स दूसरे शख्स से वन ऑन वन पूछ रहा हो, तो ये क्वेश्चन भी फिल हो सकता है इंटरव्यू के अंदर भी। तो इंटरव्यू जो है उसमें एक साहब सवाल पूछेंगे या साहिबा सवाल पूछेंगे किसी और से। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? सबसे पहले जो सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसे मैंने पीछे बताया था कि ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो जाती है। ये अगर इंटरव्यू के थ्रू ना डेटा कलेक्ट हो रहा हो तो आप नहीं बता सकते कौन था, कैसा था, क्या शक्ल थी, क्या सोच रहा था, किस तरह की बातें कर रहा था, क्या जेस्चर्स थे, उसके हाथ में क्या क्या चीज़ें थी, है ना? ये भी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े हैं, आप ये जानना चाहते हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपने भी देख लिया कि उसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था, मतलब अब तक क्या शॉपिंग कर चुका था वो। तो इंटरव्यू का जो ऑब्जर्वेशनल डेटा है वो उसको मिलता है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी तरह से इंटरव्यूअर जो है ना वो क्वेश्चंस को कस्टमाइज़ कर सकता है, या कह लें एक्सप्लेन कर सकता है, जो कि अगर क्वेश्चन इंटरव्यूअर नहीं खड़ा तो आपको हो सकता है सवाल समझ में ना आया हो। अब सवाल समझ में नहीं आया, उसने एक्सपायरी कोई भी जवाब दे दिया, बेकार जवाब दे दिया, रैंडम जवाब दे दिया, आपका नुकसान हो गया, डेटा करेक्ट गैदर नहीं हुआ। तो इंटरव्यू खड़ा होगा इंटरव्यूअर, तो वो सवाल को ज़रा तफसील से पूछ सकता है। अच्छा, आपको बात समझ नहीं है तो मैं आपको ऐसे पूछता हूँ, अब बताइए आपका क्या ख्याल है? हाँ, इस एंगल से पूछें तो मैं बता सकता हूँ, मुझे समझ में आई बात आपकी। तो यूँ इंटरव्यूअर जो है वो
इस तरह की बात तफसील से पूछ सकता है, लोगों को सवालों को रिफ्रेज कर सकता है आपके सवालों को। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ज़ाहिर है, मैंने जैसे बताया बायस हो जाती है कि यार एक बंदा पूछ रहा है, अब उसको इतना साफ साफ तो हम गलत सलत नहीं बता सकते ना कि तुम्हारा प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं पसंद, हम तो यूज़ ही नहीं करते। तो थोड़ा सा आपका यही तरह से बायस इस तरफ भी होती है कि कर्टेसी भी होती है लोगों की, और बायस इस तरफ से भी होती है कि इंटरव्यूअर खुद ऐसे लीडिंग क्वेश्चन करता है कि लोग उसके हक में ही जवाब दें। अब मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी ऐसी है कि कोई साहब जा रहे होंगे और अचानक से कोई साहिबा बड़ी तैयार सी होकर आई हुई है, अचानक से उनसे पूछेंगे एक्सक्यूज़ मी सर, आप क्या ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे जी अच्छा बताइए जी। तो थोड़ा सा आप कर्टियस है ना, हमारी सोसाइटी में लोग अक्रॉस द जेंडर थोड़े से कर्टियस है, तो फिर उसकी वजह से बायस रिस्पांस मिलता है कभी कभी इंटरव्यूज़ के अंदर। ठीक है, और इंटरव्यू टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इतनी देर बात की और एक डेटा जमा किया। 1 घंटे में 10 लोगों से पूछा, ऑनलाइन सर्वे होता तो उस 1 घंटे में 10 लाख लोगों से ही पूछ सकते थे। तो इंटरव्यूइंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। अच्छा आगे चलते हैं कि फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं, उनके क्या फ़ायदे नुकसानात हैं। तो फोकस ग्रुप जो हैं वो बड़े ही वर्सेटाइल किस्म के काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, लोगों को जमा किया आपने, उन वो एग्री किए कि ठीक है हम आपके पास आते हैं, आप हमारे साथ कुछ टेस्ट करवा लें, हमसे सवाल करवा लें, हमारे इंटरव्यूज़ कर लें, जो भी कर लें, वी आर अवेलेबल। अक्सर फोकस ग्रुप्स जो हैं वो पैसों के थ्रू भी होते हैं, मतलब लोगों का बाकायदा हायर करते हैं कि आप हमें अपने दिन के 10 घंटे दें, 5 घंटे दें, 2 घंटे दें, हम आपके साथ कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। तो नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी हो सकती है, डिस्कशंस भी हो सकती है, लोगों की आपस में डिबेट करवाना चाह रहे हो आप किसी टॉपिक पे, वो भी हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो फोकस ग्रुप का सबसे पहले फ़ायदा जो है वो है कि बड़ा डिटेल्ड आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिक, और आप एक्सपेरिमेंटल डेटा हासिल कर सकते हैं। आप रास्ते चलते हुए लोगों को रोक के नहीं कह सकते चलें ज़रा आप इस गाड़ी में बैठ के दिखाएं, आप लेफ्ट पे मुड़ना पसंद करेंगे कि राइट पे। लेकिन फोकस ग्रुप में लोगों को आपने हायर कर लिया, तो आप उनसे जो बोलेंगे उनको वो करना होता है, फिर वो करके दिखाते हैं आपको कि उनकी क्या चॉइसेस हैं। तो एक तो ये कि बहुत डिटेल्ड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। फिर आप क्या करते हैं, बाज़ औक़ात आप सिनेरियोज़ बना देते हैं। जैसे कि आपने क्या कहा, एक छोटा सा शॉपिंग मॉल किसी किसी आपने एक फ़िज़ा बनाई और लोगों से कहा आप यहाँ से गुजरिए और जो जो सामान पसंद आता जाए, ये 10,000 रुपये इसके अंदर से ख़रीदते चले जाइए। तो आपने एक उनके लिए एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। तो सिनेरियो बेस्ड आप लोगों के डिसीजंस को जज कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट लेफ़्ट पे रखा हुआ है तो ज़्यादा बिका, कि राइट पे रखा हुआ है तो ज़्यादा बिका, शुरू के आइल के शुरू में रखा है तो ज़्यादा लोगों को दिखा, आइल के आखिर में रखा हुआ है तो लोगों को ज़्यादा दिखा। तो मुख्तलिफ सिनेरियोज प्रेजेंट करके उसके मुताबिक डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फोकस ग्रुप जो है उसके जवाब आपको कॉम्प्रिहेंसिव भी मिलते हैं, और ये कह सकते हैं कि जब आप बाहर जाते हैं और एक एक करके एक एक बंदे का अलग अलग इंटरव्यू कर रहे होते हैं, उसके मुकाबले में फोकस ग्रुप में एक साथ आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, आप एक साथ उनसे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो निस्बतन एक दिन में आपने फोकस ग्रुप किया, एक दिन में रिजल्ट निकल आया, पूरी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। इंटरव्यूज़ के मुकाबले में इसका रिजल्ट क्विक निकलता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले फोकस ग्रुप जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है, बहुत प्लान करना पड़ता है इसको, बहुत डिटेल में आपको। तो पैसे भी लगते हैं, टाइम प्लानिंग में बहुत टाइम लग जाता है, एग्जीक्यूशन के अलावा भी इससे पहले प्लानिंग, रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं, जगह हायर करनी है, कहाँ बैठाएंगे, क्या क्या किस तरह की बात होगी, किस तरह के एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। एक दफ़ा लोगों को हायर कर रहे हैं, सारे तरह के काम एक साथ ही कर लें हम उनके साथ, तो आप उसको बड़ा कम्प्रिहेंसिवली प्लान करना होता है। तो टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, एक्सपेंसिव होता है। और यही तरह से दो मसले हैं, एक तो जब आप किसी को हायर करते हैं ना, पैसे देते हैं, तो वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपके ख़िलाफ़ बात नहीं कर पाते, आपसे ही तो पैसे लिए हैं, आप ही के ख़िलाफ़ बोल दें।
तो फिर पूछने वाला भी ना बड़ा ट्रिकी करके पूछता है चीज़ों को, ताकि उसको पता है कि ये लोग बायस हो सकते हैं, मतलब मेरे खिलाफ हो सकता है, बात ना करें। तो सवालों को इस तरह से घुमाया जाता है कि लोग सही जवाब दे सकें। लेकिन बाहर एक डिसएडवांटेज है कि ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हुए हों इसकी वजह से। एक और चीज़, लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाएं। एक बंदा एक्स खरीदने वाला था, लेकिन एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी का दूसरा बंदा खड़ा था, उसने वाई खरीदा तो उसने वो वाई खरीद लिया। तो फोकस ग्रुप में चूंकि इंडिविजुअली अलग अलग बाज़ औक़ात नहीं आप देख रहे होते, ग्रुप से डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एक का इन्फ्लुएंस दूसरे पे होता है। तो फोकस ग्रुप करने वाला ऑलरेडी इस बात का ख्याल रखते हुए फोकस ग्रुप करवाता है, तो ज़ाहिर इतने पैसे खर्च कर रहा है तो बेवकूफ़ तो नहीं होगा, तो वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेगा। इसलिए पहले से डिसएडवांटेज बताए जाते हैं कि अगर आप फोकस ग्रुप कराएंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इस नज़र से चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। ठीक है जी। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं आज की प्राइमरी रिसर्च के ऊपर आखिरी, फिर हम यहाँ वीडियो क्लोज़ करेंगे अपने इस पार्ट को, क्योंकि हम चाह रहे हैं बहुत लंबी लंबी वीडियोस ना बनाएं, बल्कि कि आपको हम पार्ट्स में ब्रेक करके दें वीडियोस को। जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो सैम्पलिंग क्यों कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन से क्यों नहीं पूछ रहे जैसे कि अगर आप वोट करवाते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं ऐसे करता हूँ कि 2000 लोगों से पूछ लेता हूँ, बस उसमें जो रिज़ल्ट आ गया वो आ गया। तो ये हम नहीं करते। वोटिंग में हम कहते नहीं, पूरी पॉपुलेशन से पूछो, एक एक बंदा बताएगा। तो ये बिलियंस का काम है, इसमें भी बहुत एक्सपेंसिव होता है पूरी पॉपुलेशन से पूछना। और रिसर्चर्स ने ये देखा है कि एक ख़ास क्वांटिटी है, उसके बाद पूरी पॉपुलेशन से पूछो या उस क्वांटिटी से पूछ लो, जवाब एक ही जैसा आता है। तो एक एक क्वांटिटी होती है जो कि हर सवाल के ऊपर और जिस टाइप के लोगों से पूछते हैं उसके ऊपर बहुत बहुत सारी चीज़ों में डिपेंडेंट होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने ये पूछना है कि जी हमारे यहाँ इन दो मसालों में से कौन सा मसाला ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेट्स सपोज शान मसाला, नेशनल मसाला। ओके, शान बिरयानी मसाला, नेशनल बिरयानी मसाला। मैंने एक बंदे से पूछा, उसने कहा शान मसाला, तो 100% लोग शान मसाला कह रहे हैं। दो बंदों से पूछा, एक ने कहा शान, एक ने कहा नेशनल, तो ये 50-50 हो गया। तीन बंदों से पूछा मैंने शान, नेशनल, तो अब ये और दो ने शान और एक ने नेशनल, तो 66-33 हो गया। ये टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि 2000 लोगों से जब मैं पूछ लूँगा तो उसके बाद ऐसा लग रहा होगा कि 70% शान, 30% नेशनल, और फिर 2000 से 3000, 3000 से 5000, 5000 से 50,000 बढ़ाता जा रहा हूँ मैं डेटा, लेकिन मेरे आंसर पे अब कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो ये वो पॉइंट होगा जिससे ऊपर मुझे डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पॉपुलेशन से ही पूछ लूँ तो तकरीबन इसी तरह का जवाब मिलेगा। तो इसलिए हम दुनिया भर इस बात पे कन्विंस हुई कि पूरी पॉपुलेशन से पूछना ज़रूरी नहीं होता। देयर इज़ अ सर्टेन नंबर, इतने लोगों से पूछ लिया तो आपके पास सफिशिएंट जवाब आ जाता है, जो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव जवाब होता है। इट रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन। तो हाँ, जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, सैंपल बना रहे थे, सैंपल डिज़ाइन कर रहे थे, तो इस बात का ख्याल आपने रखा था कि सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है, तो फिर आंसर भी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरी पॉपुलेशन जिससे मैं मालूम करना चाहता हूँ वो पूरी पॉपुलेशन, लेट्स सपोज पूरा पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में शान कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फिर जब मैं सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ, इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तो इस बात का ख्याल रखूँ कि मैं सिंध में ही पूछूँ, बलूचिस्तान में ही पूछूँ, पंजाब में ही पूछूँ, सरहद में ही पूछूँ, के में ही पूछूँ, फिर सिंध के देही इलाकों से ही पूछूँ और उनके अर्बन एरिया से ही पूछूँ, और फिर दोनों जेंडर से पूछूं, और फिर एज ग्रुप्स मुख्तलिफ ले लूँ, और फिर क्लास वाइज देख लूँ कि कोई अपर क्लास का, कोई मिडिल क्लास का, कोई लोअर क्लास का। तो जब आप सैम्पलिंग डिज़ाइन करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि आप की सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हो, बायस्ड सैम्पलिंग ना हो कि बस कुछ इलाकों की उठा ली, या कन्वीनियंट सैम्पलिंग ना हो। अच्छा, बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पॉपुलेशन ही इस तरह की होती है कि आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग ही को प्रेफर करते हैं कि यार मुझे इतना एक्यूरेट डेटा चाहिए नहीं है, मुझे बस एक सिंपल सा सवाल पूछना है, कुछ लोग से ये जवाब मिल जाए तो चलेगा। कन्वीनियंट सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आप उससे पूछते हैं जिससे पूछना आसान होता है। तो मिसाल के तौर पे आपने सैम्पलिंग की, आपने कहा मैं अपने घर वालों से पूछ लेती हूँ, अपने पड़ोसी से पूछ लेती हूँ, अपने टीचर्स और स्टूडेंट से पूछ लेती हूँ, चलो भाई मेरा सैम्पलिंग हो गई। तो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग है कि आपने अपने करीब तरीन लोगों से पूछ लिया। बाज़ रिसर्चेस में इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो कन्वीनियंट भी चल जाती है।
लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, सवाल क्या है, आप निकालना क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से सैम्पलिंग डिज़ाइन होती है। हालांकि बुक में इसके ऊपर सिर्फ दो छोटी छोटी सी बातें की हैं, लेकिन मैं इतनी डेफिनेटली बता रहा हूँ कि मार्केट रिसर्च में सैम्पलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, प्राइमरी रिसर्च में सैम्पलिंग का डिज़ाइन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है, जिसको अगर आपने सही से एड्रेस नहीं किया पूरी रिसर्च बेकार है। हालांकि क्वेश्चन है अच्छा बना लिया, डेटा सही कलेक्ट कर लिया, बहुत सब सही से पूछा, जवाब बिल्कुल एक्यूरेट आ गए, लेकिन वो लोग उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे जिस पॉपुलेशन के बारे में आपको फैसला करना है। ठीक है, तो वो एक बहुत छोटी सी बात है। आप फैसला करना चाहते हैं देहातों में मेरा प्रोडक्ट यूज़ होगा कि नहीं होगा, और आप शहरों से पूछ के आ जाए, तो कुछ ना भी पूछ लें, कितना भी अच्छा पूछ लें, आपका आंसर, आपका डिसीजन मेकिंग डेटा ड्रिवन नहीं कहलाएगी, प्रॉपर नहीं होगी। तो बस यही समझा रहा हूँ मैं कि सैम्पलिंग के वक्त आपको सोच समझ के सैम्पलिंग डिज़ाइन करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो आम तौर पे दो मेथड्स यूज़ होते हैं जो आपकी किताब में डिस्कस हुए हैं, एक रैंडम सैंपल है और एक है कोटा सैंपल। रैंडम सैंपल इज़ अगेन मोर एक्सपेंसिव बट ईजियर टू डिसाइड। रैंडम सैंपल क्या होता है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि अब मैं किसी स्पेसिफिक बंदे से इंटरव्यू करूं, मैं ऐसा करूंगा कि हमारी मार्केट में हर 10th पर्सन जो मुझे मिलेगा मैं उससे इंटरव्यू करूंगा। अब वो जो भी आए, रैंडम की भी एक साइंस है, और दुनिया ने इस साइंस को स्टडी करके पता चला है कि अगर आप इनफ लोगों से पूछ लें तो रैंडम सैंपल भी आपकी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पूरी साइंस ऑफ रिसर्च है कि किस तरह से एक रैंडम सैंपल पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। करके देखा लोगों ने और जवाब मिला कि हाँ वाकई ऐसा ही है। तो रैंडम सैंपल का मतलब क्या हुआ कि कोई एक फार्मूला बना लिया, उसके हिसाब से आप बस अब आप उस फार्मूले पे चल रहे हैं, खुद से डिसाइड नहीं कर रहे। तो जैसे आपने फार्मूला बनाया, हर 10वां बंदा जो मॉल में दाखिल होगा मैं उससे सवाल करूंगा, रैंडम सैंपल हो गया। आपने कहा मैं फ़ोन करूंगा 0300 और 000001, लेट सपोज ऐसे नंबर होते हों। उसके बाद हर 10th पर्सन को मैं फ़ोन करूंगा, तो 11 को करूंगा, 21 को करूंगा, 31 को करूंगा, 41 को, जो भी मिला, जो जैसा ही बंदा मिल गया, इट डजेंट मैटर। मैंने रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया और उनके इंटरव्यूज़ करके या उनसे सवाल करके या उनको क्वेश्चनर दे के डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये एक तरीका होता है। और इसमें भी जैसे मैंने कहा कि अगर इनफ साइज़ हो जाए ना सैम्पलिंग का, इनफ साइज़ हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर जाता है। ये हमने एक्सपीरियंस से देखा। हाँ, रैंडम सैंपल करते वक्त आप बायस थे तो फिर वो रैंडम ही नहीं रहा ना, फिर तो बात गलत हो गई। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैं सिर्फ जैज़ के नंबर से पूछ लेता हूँ, तो फिर वो रैंडम नहीं रहा। मिसाल के तौर आपने कहा कि मैं सिर्फ सिंध के लोगों से मालूम कर लेता हूँ और कहूँगा ये कि मैं पूरे पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, फिर वो रैंडम नहीं रहे। आपने पूरे पाकिस्तान के ऊपर रैंडमाइज नहीं किया डेटा को। तो जो पॉपुलेशन आपकी है उस पर रैंडमाइज करेंगे तो फिर रैंडम कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। आप कह रहे हैं आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल गोइंग टू मॉल्स इन पाकिस्तान। अब लफ्ज़ पाकिस्तान यूज़ कर लिया तो आप कराची के मॉल भी जाएंगे, लाहौर के मॉल भी जाएंगे, हैदराबाद के मॉल भी जाएंगे, सारे शहरों के मॉल जाएंगे। हर मॉल में 10th बंदे से पूछ लें, 100th बंदे से पूछ लें, ये रैंडमाइज ठीक है, लेकिन आपने एरियाज सारे सेलेक्ट कर लिए। तो जिस पॉपुलेशन को आप बात कर रहे हैं उस पॉपुलेशन के की ट्रू रिप्रेजेंटेशन रखते हुए भी रैंडमाइज किया जा सकता है। इसी तरह से कोटा सैम्पलिंग क्या होती है कि आपने कहा कि मैं 10% जो है वो मैं एज 1 to 10 ग्रुप से पूछूंगा, 10% जो है मैं एज 11 to 20 से पूछूंगा, 10% 21 to 30 से पूछूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया अपने डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स में। आप एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जानना चाहते हैं मुख्तलिफ एज के लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने एज के ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप को कुछ कोटा असाइन कर दिया कि 20 इससे, 20 इससे, 20 इससे, 20 इससे। तो इस तरह से आप अपने पॉपुलेशन को कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके
और अपनी मर्ज़ी के जो सेगमेंट्स बना के और उससे भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये कोटा एज वाइज हो सकता है, जेंडर वाइज हो सकता है, इनकम वाइज हो सकता है, एरिया वाइज हो सकता है, सिटी वाइज हो सकता है। बहुत बहुत तरीके हैं। जो भी आपका कंसर्न है ना उसके हिसाब से, जैसे एक पाक पाक सुजुकी जो है रिसर्च कर रही है तो वो कार वाइज कर सकते हैं कोटा, कि मैदान के लोगों से इतना इतने लोग जमा करेंगे और कल्टस के इतने और वैगन आर के इतने और ऑल्टो के इतने, तो वो कोटा असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूँ सैम्पलिंग के कुछ मैंने कन्वीनियंट सैम्पल तो आपको वैसे ही बता दिया था कि एक होता है जो यहाँ डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन वैसे एक टाइप है सैम्पलिंग की वो भी। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं डिस्कशन का, क्योंकि प्राइमरी रिसर्च का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंडरी रिसर्च को हम इन डेप्थ देखेंगे कि वो कैसे कैसे हो सकती है और कौन कौन से सोर्सेज रिलायबल होते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। और फिर चूँकि सेकेंडरी रिसर्च का में इतनी तफसील कम है, तो फिर बाकी अभी आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे चैप्टर को, कि रिसर्च कौन करता है, किस तरह के चीज़ें एक्यूरेसी पे असरअंदाज होती हैं। और फिर फर्दर हम दोबारा वापस आएंगे एक दफ़ा फिर क्वेश्चन या डिज़ाइन के ऊपर, क्योंकि ये अगेन जैसे मैंने कहा ये इस बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है और इसमें लोग स्पेशलाइज करते हैं। उसके बाद ही मैं आपको प्रॉपर असाइनमेंट दूंगा। अभी मैं आपको असाइनमेंट कोई नहीं दे रहा, आप इसको चलाते जाइए। जो एक्टिविटी इसके एंड पे है 11.2, उसको देख लीजिए एक नज़र। आसान सी है तो उसमें डिस्कशन करके इसको डिसाइड कीजिए। लेकिन एक प्रॉपर मैं आप लोगों से मार्केट रिसर्च करवाऊंगा, वो इस क्वेश्चन या डिज़ाइन के बाद करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं डिस्कशन को। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।